नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का खान ग्लोबल स्टडीज में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, एक नोटिफिकेशन वाला पॉइंट आपको लिखा है कि नोटिफिकेशन के आने से पहले कुछ चीजें हैं जिन पर सुधार होना चाहिए। ठीक है, आपने थंबनेल देखा होगा, आपको बात समझ में आ रही होगी क्या है। नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, लेकिन जब भी आएगा तो उसके आने से पहले जो आज मैं बात आपको वीडियो में बता रहा हूं, ये बात व्यापम यानी कि ईएसबी तक पहुंचनी चाहिए और उनको जो सुधार हैं वो सुधार करने चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपका पेपर सही तरीके से हो, पूरी पारदर्शिता के साथ हो और आप जो पढ़ रहे हैं वो चाहे आप जहां से भी पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, वो पढ़ा हुआ आपका काम में आए, तो आप अवश्य इस वीडियो को देखिएगा। और देखना बस नहीं है, इसको इतना ज्यादा शेयर कीजिएगा कि कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके व्यापम या ईएसबी के जो सदस्य हैं वो इसको देख करके इन बातों पर अमल करें और जो सुधार करने की बात मैं कर रहा हूं वो सुधार करें। ठीक है दोस्तों, मेनली मैं किन बिंदुओं को टारगेट कर रहा हूं, किन चीजों में सुधार करने की बात कर रहा हूं, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए दोस्तों, चलो ठीक है, मान लीजिए आपको एक रेस में खड़ा कर दिया जाए तो आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि आपको दौड़ना कौन सी रेस है। ठीक है, रेस सर जनरली मैराथन भी होती है जो बहुत लंबी चलती है, 100 मीटर की भी होती है, 200 मीटर की भी होती है, 800 मीटर की भी होती है, 5 किलोमीटर की भी होती है। इस ट्रिपल चेज यानी कि जंप लगाने वाली भी होती है। अलग अलग प्रकार की रेस होती है ना सर। हमारे व्यापम के माध्यम से जो एग्जाम कराए जाते हैं उसमें तय कर पाना मुश्किल है कि रेस कौन सी है, हम किस एग्जाम की तैयारी करते हैं और किस लेवल पे करते हैं, बड़ा मुश्किल होता जा रहा है सर। महिला सुपरवाइजर एक आंगनवाड़ी के सुपरवाइजर यानी कि एक पर्यवेक्षक का पद है, उसका एक अपना स्तर होना चाहिए और स्तर होता है। लेकिन जब परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनके स्तरों का कुछ मतलब आप देखेंगे कि दोनों में बड़ा ही डिफरेंशिएशन, बड़ा ही अंतर देखने को मिलेगा। कुछ प्रश्न बहुत आसान रखे जाते हैं और कुछ प्रश्न इस प्रकार के रखे जाते हैं कि उनका अता पता नहीं होता है कि वो आ कहां से रहे। उसका कारण है कि सर जो सिलेबस दिया जाता है उसमें बहुत ज्यादा अस्पष्टता होती है। तो मेरा आज का वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और ये जो मेरी छोटी सी बात है वो सिर्फ मांग आपके लिए ही है कि यदि उसमें कुछ पॉइंट स्पष्ट हो जाएंगे तो हम जैसे टीचर्स, चाहे मैं हूं चाहे कोई अदर इंस्टीट्यूट के कोई टीचर हो, उनको पढ़ाने में बहुत सहूलियत होगी और आपको पढ़ने में बहुत सहूलियत होगी। ठीक है दोस्तों, जिन मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं वो मेन मुद्दा है सर हमारा सिलेबस। सर सिलेबस हमारा डिफाइन है ही नहीं। ठीक है सर, जो मेन मुद्दा है आज की हमारी इस वीडियो का वो सिर्फ इतना है कि सर जो परीक्षा में चीजें आती हैं वो प्रॉपरली डिफाइन है ही नहीं। सिर्फ इतना बता दिया गया सर पोषण स्वास्थ्य में ये चीजें आती हैं, आप भैया इतना पढ़ लो। सर उसका स्तर तो बताओ कि उसको किस स्तर तक पढ़ना चाहिए। यदि हम प्रीवियस ईयर को फॉलो कर लेते हैं तो आप बताइए क्या ये जरूरी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पे पूरा का पूरा पेपर मिल जाएगा उसका। ठीक है, या फिर हम ये सोच लेते हैं कि चलो ठीक है पिछली बार प्रीवियस ईयर था, हम इससे थोड़ा टफ और कर लेंगे, थोड़ा कठिन और पढ़ लेते। लेकिन थोड़ा का मतलब कितना, क्या कोई लेवल होना चाहिए ना सर। स्पष्ट रूप से आप हमें बताएं कि सर आप कक्षा 12वीं के एनसीईआरटी पढ़ो, उस एनसीईआरटी के माध्यम से जितना उस पर उत्तर दिया उतना हम पूछेंगे। सर हमें बिल्कुल भी लेवल पता नहीं होता है, चाहे मैं हूं, हम सब लोग पढ़ाते हैं और अपनी जान के हिसाब से हम ये सोचते हैं कि भाई मैं ये सही पढ़ा रहा हूं और इतना ही आपके पेपर का स्तर है, इतने से आप पास हो जाओगे। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी टीचर इस बात को 100% तरीके से ये नहीं बोल सकता है कि जितना हम कर रहे हैं वो पर्याप्त है या फिर अपर्याप्त है। उसका एक कारण है कि सर नोटिफिकेशन तो नहीं आया, कम से कम नोटिफिकेशन आने से पहले एक चीज जारी की जा सकती है आपके माध्यम से कि सर जो ये परीक्षा होगी उसमें इस स्तर के प्रश्न आएंगे। ठीक है, आपको मैं बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूं, अभी के अभी ये बात साबित हो जाएगी। सर आपके इस एग्जाम में जो खंड बा है, इस खंड बा में मिक्स चीजें आती हैं। खंड बा में मिक्स चीजें आती हैं जिसमें अधिनियम भी दिए रहते हैं। खंड बा में, खंड बी में मिक्स चीजों में अधिनियम भी आते हैं। आप मुझे बताइए कि अधिनियम आजादी के बाद से लेकर के आज तक, इनफैक्ट आजादी के पहले के अधिनियम की भी चर्चा की जाती है। शारदा अधिनियम 1929 में आया था सर, तब से लेकर के आज तक भारत में 500 से अधिक अधिनियम आ चुके हैं। क्या हम वो सारे अधिनियम पढ़ते रहेंगे? नहीं पढ़ेंगे ना
सर आपने पिछली बार 6-7 अधिनियमों का नाम मेंशन किया था, लेकिन परीक्षा में 10 से भी क्या बोलते हैं उससे अधिक अधिनियम पूछ लिए थे। सर पिछली वर्ष की परीक्षा में अधिनियम में धाराएं नहीं आई थी, लेकिन अब लोगों को डर है तो वो धाराएं रटने में लगे हैं। आप खुद थोड़ी सा बताइए कि आप किसी को महिला सुपरवाइजर बनाना चाहते हैं, उसकी कार्यशैली अलग रहेगी, वो धाराओं से उसका कोई बहुत विशेष संबंध नहीं है। पिछले बार आपने पूछी भी नहीं थी और आपने लिखा भी नहीं था, तो अब आप ये बताएं कि ना तो उन अधिनियमों की जानकारी है कि भाई कौन कौन से अधिनियम आने हैं, कौन कौन से नहीं आने हैं। सर 10 नंबर के अधिनियम के लिए जो लड़कियां हैं वो बहुत डीपली पढ़ाई कर रही हैं, बहुत ज्यादा कर रही हैं। पढ़ाई करना बुरी बात तो नहीं है, लेकिन सर आप ये सोचो कि सर हमें 10 नंबर के लिए जितनी मेहनत करनी चाहिए हम उतनी करें ना। हम पहाड़ पढ़ लेंगे, उस पहाड़ में से यदि हमें बिल्कुल हमने मान लीजिए हजारों धाराएं पढ़ ली और पूरा का पूरा हमारा दिमाग मिक्सअप हो गया, ठीक है, हमारे जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं उनका पूरा दिमाग मिक्सअप हो गया, पूरी धाराएं उनको कंफ्यूज हो गई और कल के दिन आपने एक भी धारा नहीं पूछी, तो सर इन चीजों की स्पष्टता के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। यदि ये वीडियो आप तक पहुंचता है तो आप बिल्कुल स्पष्ट करें कि सर हमें अधिनियम कौन कौन से देने हैं। जैसे कि आपने पिछली बार जो भी अधिनियम के नाम लिखे थे, इस बार भी स्पष्ट करिए कि सर मुझे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट देना है, या फिर मुझे क्या बोलते हैं महिला हिंसा अधिनियम देना है, या मुझे पॉक्सो एक्ट देना है। जो भी अधिनियम हो स्पष्ट तरीके से उन अधिनियम के नाम लिखे हो, क्योंकि इतने सारे अधिनियम है कोई बिल्कुल नहीं पढ़ाएगा। और सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है, लोगों को, टीचर्स की गलती नहीं है इसमें, टीचर्स को पता नहीं है कि भाई क्या पूछ लेगा क्या नहीं पूछ लेगा, तो वो दुनिया भर के अधिनियम पढ़ाने में लगे हैं और बच्चे उनको फॉलो भी करते हैं, देखते भी हैं। तो समस्या की बात टीचर नहीं है, टीचर को लगता है कि शायद कहीं यहां से ना आ जाए, कहीं यहां से ना आ जाए, बच्चे की कोई समस्या ना हो जाए। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि आपने सिलेबस को डिफाइन ही नहीं किया है, आपने स्पष्ट नहीं किया सिलेबस को। तो आपसे बस इतनी गुजारिश है मेरी कि सर जो भी चीजें आ रही हैं उसका आप एक बार स्तर बता दें कि सर एग्जाम का लेवल क्या होगा, सर ये 10th लेवल का एग्जाम होगा या फिर 12th लेवल का होगा। और यदि ये 12th लेवल या 10th लेवल का एग्जाम है, या जिस स्तर पे आपको इनके प्रश्न पूछने हैं या जिस स्तर पे आप पूछेंगे, तो सर आप हमें ये भी बताइए कि इसको पढ़ने का प्रॉपर सोर्स क्या है। सर हम शिक्षक पढ़ाते जरूर हैं, लेकिन हमारे पास कोई ना कोई जानकारी होती है तब हम पढ़ाते हैं। हमने प्रीवियस ईयर के आधार पे अपनी किताबों को बनाया, उनको सोर्स मान के हम पढ़ाने लगे। लेकिन सर प्रामाणिकता के लिए हमारी वो किताबें कल के दिन कोई काम नहीं आएंगी यदि आपने हमारे प्रश्न के उत्तर को सही नहीं माना। मान लीजिए किसी भी प्रश्न में कोई विवाद हो जाता है, किसी प्रश्न में जो हमने बच्चों को बताया और बच्चों ने जो पढ़ा और आपने कल के दिन उसको नहीं माना, तो आप हमें स्पष्ट करें कि वो चीज की प्रामाणिकता क्या होगी। सर उपर्युक्त संसाधन क्या होगा, सर आप किस किताब के डेटा को प्रॉपर सही मानेंगे, सर आप किसी प्राइवेट पब्लिकेशन की किताब को सही मानेंगे या फिर आप भारत सरकार के द्वारा जारी होने वाली एनसीईआरटी की किताबों को अपना स्रोत मानेंगे। और यदि ये स्रोत आप मानते हैं तो आप हमें जब भी नोटिफिकेशन आए या नोटिफिकेशन के भी आने से पहले आप हमें स्पष्ट तरीके से एक चीज लिख करके दीजिए कि सर एनसीईआरटी किताबें आपके लिए उपयुक्त होंगी, या फिर जिस भी स्तर पे आप इसका एग्जाम पूछ रहे हैं आप हमें सोर्स बताएंगे। क्योंकि ध्यान देना सर, जो भी क्या बोलते हैं आपके गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उनकी कहीं ना कहीं सब चीजों का स्रोत हो, जैसे कि एमपीपीएससी होता है तो एमपीपीएससी में साफ चीजें लिखी है कि सर एनसीईआरटी में कोई बात लिखी है तो उसको सर्वदा सत्य माना जाएगा, उसको स्पष्ट माना जाएगा। और पूरी एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एमपीपीएससी का पूरा सिलेबस लगभग कवर हो जाता है कुछ चीजों को छोड़ करके। तो आपको भी बिल्कुल स्पष्ट करना होगा कि सर हमारे लिए जो प्रॉपर सोर्स हम जिसको मानेंगे वो किसे मानेंगे, एनसीईआरटी को मानेंगे या फिर आप राज्य की अकादमी के द्वारा कोई किताबें पब्लिश करवाई जाती हैं तो उनको मानेंगे, क्योंकि सर प्रामाणिकता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सर आप उपर्युक्त संसाधन बताएं, इसके साथ साथ पेपर का जो स्तर होगा 10वीं 12वीं 13वीं जो भी स्तर होते हो आपके, ठीक है, वो स्तर बताएं ताकि हमें इतना पता होना चाहिए कि सर में किस गहराई तक जाना है। समस्या की बात क्या है कि लोग नए क्वेश्चन के नाम पे इतना कठिन प्रश्न कई बार करवा देते हैं। कई बार मैंने भी वो चीज करवाई है, मजबूरी है, करवाना पड़ता है। बच्चे डिमांड करते हैं सर आसान प्रश्न हमसे सारे बन जाते हैं, आप कठिन करवाओ, आप कठिन करवाओ। उस कठिन के चक्कर में हमें अपना स्तर बहुत बढ़ा देना होता है, जबकि हमें पता भी होता है कि इस एग्जाम का स्तर उतना अधिक नहीं है कि हम किसी पीसीएस लेवल के एग्जाम से इसकी तुलना करें। ठीक है, तो आप हमें जब तक स्तर नहीं बताएंगे सभी शिक्षकों के दिमाग पे ये बात रहेगी। ठीक है, तो आप सर अपने इस परीक्षा का स्तर बताएं, उपर्युक्त संसाधन बताएं
और अधिनियम या योजनाओं जैसी चीजों में पूरी की पूरी स्पष्टता रखें। सर आपने लिख दिया महिला बाल विकास की योजनाएं। सर एक दो योजनाएं आपको महिला बाल विकास की पूछनी है और तब से लेकर के आज तक महिला बाल विकास की 100 से अधिक योजनाएं आ चुकी हैं। सर आप स्पष्टता रखें कि सर योजनाएं करंट की पढ़नी है या योजनाएं पुरानी पढ़नी है। सर क्योंकि देखिए आपको ये चीज समझना होगा कि ये पेपर आप 2017 में हुआ था, इसके बाद आज 24 समाप्त होने वाला है। ऑलमोस्ट 24 के दिसंबर में या फिर जनवरी में 25 में एग्जाम होगा। 7 से 8 साल बाद एग्जाम हो रहा है। हम उस समय को पूरा का पूरा आधार नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उस समय देखा जाए तो वहां पे 2013, 14, 15 की योजनाएं भी थी और पुराने समय की योजनाएं भी थी। तो आप स्पष्ट करें कि सर योजनाएं हमें कौन सी पढ़नी है, करंट की योजनाएं पढ़नी है या फिर पुरानी पढ़नी है, किन विभागों की योजनाओं को आप पूछेंगे, स्पष्ट तरीके से लिखिएगा और उससे बाहर मत जाइएगा। एमपीपीएससी में एक चीज है कि भले ही एमपीपीएससी के रिजल्ट लेट आते हो या जो भी हो, लेकिन उन्होंने अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया। उन्होंने स्पष्ट बता दिया है कि सर इस यूनिट से इतना आना है और इस गहराई तक के चीजें आप पढ़ सकते हैं या पढ़ेंगे, आपकी चीजें क्लियर होंगी। तो बस आप लोगों से और सभी छात्रों से एक गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि 2-3 बिंदु हैं वो स्पष्ट कर दें। सर अधिनियम के स्पष्ट रूप से वो नाम लिख करके भेजें कि सर अधिनियम में क्या आएगा और नहीं क्या नहीं है, अधिनियम कौन से अधिनियम और क्या अधिनियम की हमें धाराएं पढ़नी है या नहीं। क्योंकि विगत वर्ष या फिर लास्ट 2017 में जो पेपर हुआ था उसमें धाराएं नहीं पूछी गई थी। यदि आप इस बार भी नहीं पूछना चाहते हैं तो आप स्पष्ट लिख करके बताइए कि धाराओं को नहीं पढ़ना है। पिछले बार के प्रश्न पत्र में कोई धाराएं नहीं आई थी, इस बार लेकिन बच्चे भी पढ़ रहे हैं, टीचरों ने भी पढ़ाया है, लेकिन याद करने में उनको पढ़ने में कठिनाई होती है क्योंकि हम 4, 5, 7 नंबर के लिए 1000 धाराएं नहीं पढ़ सकते हैं। और अधिनियम भी 2-4 नहीं है, सैकड़ों अधिनियम है, कौन से पढ़ने हैं कौन से नहीं ये भी बहुत अस्पष्टता हो जाती है। पिछले बार 7-8 लिखे थे, इस बार लोगों ने 25, 30, 50 अधिनियम पढ़ लिए हैं। तो स्पष्ट करिए सर अधिनियम कौन से होंगे और उसकी धाराओं का क्या करना है क्या नहीं करना है, आप ये चीज भेजें। यदि आप इस वीडियो को फॉरवर्ड करते हैं और जो संबंधित विभाग अर्थात ईएसबी के संबंधित लोगों के पास वीडियो पहुंचता है तो हो सकता है वो सुधार करें। गारंटी नहीं है कि वो मेरी बात मान लेंगे, लेकिन यदि आज मैं ये बात आपसे बोल रहा हूं, कल के दिन हो सकता है किसी और संस्थान के टीचर आगे आकर के इस बात की स्पष्टता करेंगे, तो हो सकता है वो यहां पर सुधार कर लें। सर आपका और जो सबसे बड़ी बात है, सर हमें सिलेबस पहले बताइए। नोटिफिकेशन होता क्या है सर, नोटिफिकेशन आप जारी करते हैं, मान लीजिएगा कि 5 तारीख को, मान लीजिए 5 आपने मान लो 5 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी किया, उसी में लिखा रहता है कि भैया दिसंबर को 20 तारीख से आपके एग्जाम चालू है। एक मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप लोगों से कि ये डेट है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं। अर्थात आपने नोटिफिकेशन 10 साल आपने नोटिफिकेशन नहीं दिया, आपने नोटिफिकेशन दिया, आपने बोला 30-40 दिन बाद आपका एग्जाम है। सर ये तो है नहीं, ये तो चल नहीं रहा है ना कि हम पूरा तैयार करके बैठे हुए हैं और हम आए और तुरंत हमने पेपर दे दिया। हमारा कहना है सर जो सिलेबस है इसको आप कम से कम 3 महीने पहले जारी करें, तब जाकर के चीजों की स्पष्टता होगी। और सिलेबस भी ऐसा आधा अधूरा नहीं कि आपने कुछ पॉइंट लिख दिए और वो बोल दिया कि पढ़ लो और आपका आ जाएगा। पूरा स्पष्ट सिलेबस कि सर पोषण स्वास्थ्य से यानी कि हेल्थ न्यूट्रिशन से कौन कौन से टॉपिक हैं, उनका स्तर क्या रहेगा। यदि सीडीपी पूछ रहे हैं तो सीडीपी का स्तर क्या रहेगा, मैनेजमेंट का, हाँ मैनेजमेंट में भी स्पष्ट करवाना चाहूंगा। सर अधिनियम अकेला एक परेशानी वाला पॉइंट नहीं है, मैनेजमेंट बहुत बड़ी परेशानी का पॉइंट है। सर मैनेजमेंट में इतनी अस्पष्टता देखी जा रही है कि जब बच्चे तैयारी करते हैं तो पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ लेते हैं। मैनेजमेंट का अपना एक स्तर होता है। आपने पिछली बार भी जो नोटिफिकेशन दिया था उसमें यह अंतर नहीं बताया कि सर पटवारी की परीक्षा में आने वाला मैनेजमेंट या अन्य परीक्षाओं में आने वाले मैनेजमेंट में क्या अंतर है। कई लोग वही जो पटवारी में पढ़ा था वही यहां पे पढ़ रहे हैं, जबकि जिन लोगों ने पीवाईक्यूज को फॉलो किया उनको यह पता होगा कि सर पटवारी के मैनेजमेंट में इसमें काफी अंतर है। कुछ कॉमन टॉपिक है, संचार या क्या बोलते हैं लीडरशिप जैसे, बाकी ज्यादातर टॉपिक अलग हैं। ठीक है, तो स्पष्ट करें सर कि जो भी आपका सिलेबस होगा, पहली बात तो सिलेबस समय पर जारी करें। आप 3 महीने का समय तो मैं इस बार आपसे नहीं कहूंगा, लेकिन आप अन्य एग्जामों के लिए सीख लीजिए। आने वाले समय में जो भी आपके एग्जाम हो उनका सिलेबस आप पहले जारी कर दें कि इस परीक्षा का ये सिलेबस है और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर आएगा, इससे आउट पेपर नहीं जाएगा। पेपर कठिन हो सकता है लेकिन आउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप स्पष्ट तरीके से सिलेबस जारी करें, पहली हमारी ये डिमांड है आपसे। यदि आप तक ये वीडियो पहुंच जाए तब की बात है, यदि नहीं पहुंचेगा तो फिर तो यहां वहां घूमता ही रहेगा वीडियो। ठीक है,
तो सर सिलेबस की क्या बोलते हैं स्पष्ट रूप से मांग है कि आप समय बस 3 महीने, तो अभी मैं नहीं मानता हूं कि 3 महीने इस बार आप दे पाओगे, क्योंकि यदि ये पेपर दिसंबर में या जनवरी में होता तो 3 महीने नहीं बचा है, ठीक है। फिर भी लेकिन ये बोलते हैं कि सिलेबस आप पहले जारी करें, सिलेबस स्पष्ट हो, एकदम स्पष्ट हो, उस पर किसी भी प्रकार की कोई डाउट ना हो कि भाई सिलेबस आ गया और फिर भी कंफ्यूजन बना हुआ है कि सर इसमें पढ़ना क्या है। स्पष्ट सिलेबस हो, पूरा का पूरा बिंदुओं में, मार्कों में बटा हुआ था। पिछली बार भी आपका काफी अच्छा बटा था, लेकिन वो इतने साल पुराना हो गया, उसकी कोई अपडेट नहीं है कि वो चेंज होना है क्या नहीं होना। तो चीजें स्पष्ट तरीके से दें, सिलेबस समय पर दें। ये नहीं कि आपने सिलेबस दिया और 50 दिन 30 दिन बाद एग्जाम करा लिया। एग्जाम की तिथि के कम से कम होना चाहिए 90 दिन पहले सिलेबस आए, लेकिन आप कोशिश करें कि जल्द से जल्द आप सिलेबस जारी करें, स्पष्ट करके सिलेबस जारी करें कि सर ये बिंदु कौन से होंगे, और ये बिल्कुल लिख करके दीजिए कि सर अधिनियम जैसा टॉपिक बहुत डाउट वाला बना हुआ है, सर इसमें धाराएं आएंगी या नहीं आएंगी। ये चीजें स्पष्ट नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी समस्याएं हैं लोगों के साथ में, ठीक है, परेशान होंगे। तो आप लोग इसको फॉरवर्ड करें, एग्जाम के लेवल को बताएं, प्रॉपर ये भी बताएं कि सर को कौन सा इसका सोर्स होगा, हर एक चीज की प्रॉपर इंफॉर्मेशन दें और समय पर जारी करें। और सर एक चीज और जाते हुए कहूंगा, अभी भी आपने बहुत अस्पष्टता रखी है पोस्टों को लेकर के। कुछ लोग कह रहे हैं सर 476 पोस्टें हैं आपकी, कुछ लोग बोल रहे हैं सर इसमें 400-500 और ऐड होंगी। सर मुझे नहीं पता कि ये रियलिटी क्या है या नहीं है, लेकिन आपको जानकारी जरूर देना चाहूंगा। सर 476 पोस्ट आना, वो भी करीबन 8 साल बाद, सर ये मजाक है हमारे साथ, ठीक है। ये प्रदेश की महिलाओं के साथ बहुत बड़ा वाला मजाक है, ठीक है। यदि इतनी पोस्टें आ रही हैं तो मजाक है। सर इन पदों को यदि आप देख रहे हैं, मुझे बिल्कुल स्पष्ट इसकी जानकारी नहीं है कि पद इतने आने वाले हैं या इसमें 400-500 ऐड होकर के 800-900 आएंगे, कुछ पता नहीं है सर मुझे कोई जानकारी नहीं है। बस आपकी एक न्यूज देखी जनसंपर्क विभाग में कि उसमें 476 पद स्वीकृत किए गए, ये लिखा हुआ था। अब ये बढ़ना है कि कम होना है पता नहीं है। सर यदि इतने कम पद आ रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो सोचिएगा कि 8 साल बाद कोई राज्य में एग्जाम हो रहा है, इतने लेट लतीफ एग्जाम होते हैं। सर ये पद बहुत कम है, ये बेहद कम है। 2-3 लाख महिलाएं फॉर्म भरेंगी, उनके लिए 476 पद बहुत कम होंगे, क्योंकि हो सकता है इसमें कुछ पद क्या बोलते हैं रिजर्व हो सकते हैं महिला कार्यकर्ताओं के लिए, तब पद की संख्या और कम हो जाएगी। इसलिए आपसे गुजारिश है इस बात की कि सर यदि पद आपने ये चीज देख रहे हैं तो पद ये बहुत कम है, इसकी संख्या को इंक्रीज करें, इसकी संख्या बढ़ाएं, ये भी बहुत जरूरी है। और सर जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी इसका नोटिफिकेशन और सिलेबस जारी करें। महिलाएं बहुत दिनों से तैयारी कर रही हैं इस चीज की। आप लोगों से भी, सभी छात्रों से मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को फॉरवर्ड करिए, और जिन भी टीचरों से आप पढ़ते हैं उन टीचरों से बोलिए कि सर इस बात की मांग रखो, इस बात की मांग रखो कि सर जो ये बिंदु बताए हैं ना, प्रमुख बिंदु, कौन से बिंदु, कि सर सिलेबस स्पष्टता के साथ जारी करें, क्या पढ़ना है और उसका कितने स्तर का पढ़ना है। क्योंकि सर जब एग्जाम कराए जाते हैं तो ये नहीं कि आपको किसी पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, आप किसी सिविल सर्विस का एग्जाम नहीं दे रहे हैं कि आपको जीएस में बिल्कुल भंडारा करवाना है, नहीं। उसका एक स्तर होना चाहिए, जो आपकी पोस्ट है उस पद के हिसाब से, उसके लेवल के हिसाब के प्रश्न होने चाहिए, उपयुक्त संसाधन बताए जाने चाहिए और अन्य चीज। आई होप सो कि आपको मेरी पूरी जानकारी सही लगी होगी। यदि सही लगी है और आप चाहते हैं कि ये जो पॉइंट बताए हैं एक काम के हैं और बेहद लाभदायक होंगे, आप खुद सोचिए, आपके पास एक स्पष्ट सिलेबस होगा, थोड़े समय के पहले होगा, आप अपने पॉइंट को समझ सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। लेट लतीफ चीजें आएंगी, एग्जाम के दिन आपको परेशान करेंगी। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लोग होते हैं इस चीज के, फिर एग्जाम दे के आते हैं, पटवारी का एग्जाम हुआ, अरे यार हाँ, पटवारी के एग्जाम में आपने बोला कि लगभग स्पष्ट का क्या कुछ किया नहीं, 25 नंबर की गणित आनी थी, किसी के में 25 की आई, किसी की में 20 में, किसी के में 40 की गणित आ गई। मान लो आपने स्पष्ट नहीं किया कि गणित कितने नंबर की आनी है, और मान लो इस पेपर में 3 घंटे का पेपर है, मान लो इसमें 40 नंबर की गणित आ जाएगी, वैसे ही गणित में हाथ तंग होता है, पूरा पेपर चला जाएगा। तो चीजें सर स्पष्ट होनी बहुत जरूरी है, कौन सी चीज कितने मार्क की आएगी ये स्पष्ट करें और ये सारी चीजों की डिमांड करें। आई होप सो कि आप लोग मेरी पॉइंट समझेंगे, और ये वीडियो पहुंच जाएगा तो आप सुधारेंगे। जुड़े रहें खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।